Hello, welcome to our program Journey, episode 27. लाइफ में जो सबसे बड़ा सत्य है, जिसकी वजह से पूरी प्रोग्रेस हुई है, इंसान ने तरक्की की है, नए नए मुकाम हासिल किए हैं, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं एक तरह की भूख से होती है. भूख, which can be a negative thing also. भूख can also be a very positive thing. Of course, भूख का मेन ताल्लुक फिजिकल है, हमारे पेट की अग्नि शांत करने से है, भोजन से है. लेकिन एक और भूख होती है, और भी इंपॉर्टेंट भूख है. वो होती है यहां की भूख, सोचने की भूख, दिमाग की भूख. इसको एक तरह से क्वेस्ट कहा जाता है. क्वेस्ट इज रियली सर्चिंग फॉर द हंगर ऑफ द माइंड. चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो कोई साहित्यिक रचना हो, या हमारी तरह से फिल्म मेकिंग क्यों ना हो. ये बात मुझे क्यों याद आ गई? क्योंकि मैं इस क्रिएटिव वर्ल्ड से जुड़ा हूं. तो कम से कम 2-3 हस्तियां ऐसी हुई जिनमें मैंने ये अजीब सी भूख देखी कि जब वो किसी के लिए काम भी करते थे, पैसा मिलता था, लेकिन कहीं ना कहीं एक भूख होती थी उनमें, एक तरह की क्वेस्ट होती थी, एक तरह की सर्च होती थी, खोज होती थी उनके दिमाग में, कहीं ना कहीं कुछ नया खोजना. 1975 में एक फिल्म आई दैट बिकेम ए हिस्टोरिक सक्सेस, एंड दैट वाज शोले. शोले सिर्फ इसलिए नहीं जानी जाती कि बहुत बड़ी हिट हुई. फ्रैंकली जब वो रिलीज हुई थी तब तो शुरू में उसे फ्लॉप मान लिया गया था, पर धीरे धीरे फिल्म उठती गई. क्यों उठती गई? शुरू में वो फ्लॉप मान ली गई थी. क्यों उठती गई? क्योंकि जो लोग सिनेमा को सही तौर पे पहचानते हैं, लाइक करते हैं, उनको सिर्फ उसकी कहानी या उसकी अदाकारी उस तक ही वो सीमित नहीं थे, उससे आगे थे. वो जो लोग होते हैं वो फोटोग्राफी, नए नए तरह के जो फ्रेमिंग होती है, सीन्स, साउंड कंस्ट्रक्शन, जिसे साउंड डिजाइनिंग कहते हैं, म्यूजिक, ऑफ कोर्स परफॉर्मेंसेस, वो भी उनको प्रभावित करती हैं. तो क्यों शुरू में जो फिल्म फ्लॉप समझ ली गई, धीरे धीरे उठने लगी, उसकी वजह थी चर्चा, एक किस्म का विस्पर कैंपेन, वर्ड ऑफ माउथ. वर्ड ऑफ माउथ की बहुत बड़ी ताकत होती है. जब लोग बात करने लगते हैं किसी आर्ट की, किसी क्रिएटिव चीज की, तो वो धीरे धीरे फैलने लगती है और फिर उसमें गति आ जाती है, बहुत तेजी से फैलने लगती है. यही शोले के साथ हुआ. मैं जिक्र करना चाह रहा हूं शोले के साउंड डिजाइनर जो थे, उनका नाम था मंगेश देसाई. मैं क्यों कर रहा हूं उसका जिक्र? क्योंकि मंगेश जी के साथ काम करने का अवसर मुझे भी मिला. बहुत सुना करते थे मंगेश जी के बारे में, और एक तरह का औ था मेरे दिमाग में खास तौर पर कि यार, जिसने शोले का साउंड डिजाइन किया है, सिक्का यूं उछाला, वो गिरा, वो जिस तरफ से आनी चाहिए उसी तरफ से साउंड आ रही है, वगैरह वगैरह. तो एक हवा सा था दिमाग में कि मंगेश देसाई, क्या वो भी मेरी साउंड डिजाइनिंग कर सकते हैं? ये भूख सी रहती थी. पर कई बार लगता था नहीं यार, वो बहुत बड़े टेक्नीशियन है, वो थोड़ी हमारे लिए आएंगे. किस्सा है मेरी फिल्म ये नज़दीकियां का. ये नज़दीकियां की शूटिंग हो चुकी थी, एडिटिंग हो चुकी थी, बहुत सारे काम हो चुके थे पोस्ट प्रोडक्शन के.
अब वो घड़ी आई कि यू गो टू ए स्पेशल स्टूडियो जहाँ पे सारी जो आपकी साउंड ट्रैक्स होते हैं, जिसमें म्यूज़िक तो होता ही है, डायलॉग तो होते ही हैं, इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, कुछ वातावरण के इफ़ेक्ट्स होते हैं, हवाएं, तूफान, पानी, बारिश हो तो बारिश के, या फिर कुछ रिकॉर्डेड स्टेप्स होते हैं, जैसे फुट स्टेप्स, जैसे ताली किसी ने मारी, इस तरह की चीज़ें। आदमी ने जाके बत्ती ऑन की, बत्ती ऑफ की, ये सब इफ़ेक्ट्स कहलाते हैं। ये बड़ी बारीकी का काम होता है और इनको एक ट्रैक पे लाया जाता है जिसे कहते हैं मिक्सिंग। मंगेश देसाई बहुत ही जाने माने मिक्सर थे, हिंदुस्तान के लेजेंड थे वो। तो जब मेरे प्रोडक्शन कंट्रोलर मोहम्मद शफी ने मुझसे कहा कि वो मंगेश जी के पास मुझे लेके चलेंगे, और तो मैं उत्साहित भी हुआ कि भाई मंगेश देसाई जी शायद करें मेरी फिल्म, पर थोड़ा डर भी था क्योंकि मंगेश जी के बारे में बहुत किस्से थे। सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि मंगेश जी पहले फिल्म देखते थे, फिर वो किसी फिल्म को एक्सेप्ट करते थे। ये और कोई नहीं करता था कहीं भी, क्योंकि एक साउंड मिक्सर का काम एक तरह से टेक्नीशियन का है, उसको क्रिएटिव चीज़ से क्या लेना देना। पर मंगेश जी की शर्त होती थी कि वो पहले फिल्म देखेंगे, और सबको एक तरह का डर रहता था कि मंगेश जी फिल्म एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। उस जमाने में फिल्म जब देखी जाती थी, मंगेश जी राजकमल स्टूडियो, जो कि वी शांताराम साहब का स्टूडियो था, उसमें थे। वी शांताराम साहब के ही वो रिकॉर्डिस्ट थे, और उन्हें शांताराम जी ने उन्हें अपनी फिल्मों के अलावा भी काम करने की इजाज़त दी हुई थी, और उसकी जो मेहनताना जो फीस होती थी वो डायरेक्ट लेते थे, बल्कि और जो रिकॉर्डिस्ट होते थे उनसे ज़्यादा उनकी फीस होती थी, और ऊपर से हर फिल्म पर एक स्पेशल अलग अमाउंट उन्हें दिया जाता था जो राजकमल वाले एक्सेप्ट करते थे। तो जब उनके पास कोई जाता था तो वो पहले फिल्म देखते थे, और फिल्म देखने का जो तरीका था वो भी बड़ा अजीब था उन दिनों। ये बात है 1981-82 की। उस वक्त जो रीलें होती थी, वो रीलें उनको दिखाई जाती थी, जो एडिटेड रील होती थी वो आज की तरह नहीं था। आज तो सब कुछ डिजिटल है। उस ज़माने वो प्रॉपर सेलुलॉइड रील्स और जोड़ी हुई टुकड़े उसके जोड़ के, जिसे एडिटेड कॉपी कहते थे, वो चलाई जाती थी। और साउंड की भी ऐसी ही होती थी, रीलें होती थी मैग्नेटिक साउंड की, वो चलाई जाती थी। मैग्नेटिक साउंड, जहाँ जहाँ साउंड आती थी वहाँ मैग्नेटिक होता था, और जहाँ साइलेंसेस होती थी जो भरी जाएंगी बाद में, वहाँ एक बगैर साउंड वाला नेगेटिव सेलुलॉइड का टुकड़ा होता था, और इस तरह रीले बना के चलाई जाती थी। अब जब किसी थिएटर में आप उन दिनों देखते थे तो 2 प्रोजेक्टर काम करते थे। जब एक रील खत्म हुई तो दूसरा शुरू हो जाता था, तो फिल्म चलती जाती थी। आपकी फिल्म की गति रुकती नहीं थी, उसकी जो जर्नी थी आप कंटिन्यूअस में देखते थे, एक्सेप्ट द इंटरवल तक फिल्म एक ही रफ्तार में चलती चली जाती थी। लेकिन जब यहाँ देखी जाती थी तो एक ही प्रोजेक्टर था, तो हर रील फिर से चढ़ाई जाती थी ये, और तब वो देखते थे। और इट यूज्ड टू बी लॉन्ग प्रोसेस। और जब वो फिल्म देखते थे तो अपने कमेंट्स, अगर वो खुश नहीं हैं तब तो वो छोड़ ही देते थे, और अगर खुश हैं और लेकिन फिर भी कुछ बातें दिख रही हैं उन्हें ऊपर नीचे की, ठीक नहीं है जो कि साउंड वगैरह, तो वो डांटते भी जाते थे। एडिटर को भी डांटते जाते थे और साउंड वालों को भी डांटते जाते थे। तो जब वो फिल्म देखते थे वो डायरेक्टर के साथ देखते थे। मुझे ले जाया गया और फिल्म देखने का इंतज़ाम किया। उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि वो देखेंगे। अब फिल्म देखने के लिए एक छोटा प्रीव्यू थिएटर जैसा था राजकमल में, जो हर स्टूडियोज़ में होता था। वो लाइक ए थिएटर होता था पर छोटा होता था। तो बीच में चलने का रास्ता था, कुछ सीटें इधर कुछ सीटें इधर। तो राइट साइड की जो सीटें थी उसकी एक रो में कोने पर मंगेश देसाई बैठ गए और मुझे उनके बगल में बैठना था। वो कायदा होता था कि डायरेक्टर को साथ बैठना है, तो मैं बैठ गया साथ में।
और जब मैं देखने के लिए उनके पास गया था तो शुरू से ही वो कुछ इस तरह से मुझे देख रहे थे जैसे एक बड़ा उखड़ा हुआ आदमी देखता है, जो कि ये कौन आ गया, ये कौन बच्चा है, ये एक अजीब सा एटीट्यूड होता था, उनमें था वो एटीट्यूड। तो जब हम बैठ गए तो मंगेश जी ऐसे हो गए और उनका ये व्यवहार देखकर मैं ऐसे हो गया। हम दोनों जैसे कि एक वी शेप्ड में इस तरह से हो गए और वो मुझसे बात ही नहीं कर रहे थे, बिल्कुल रिजर्व से। तो पहली रील चली, फिर रील बदली गई, तो टाइम 5-10 मिनट लगते थे उसमें। तो जब पहली रील चली तो हम ऐसे थे और मैं ऐसे था, वो ऐसे थे, और फिर 5-10 मिनट बाद जब दूसरी रील चलनी शुरू हुई तो वो सीधे हो गए, मैं भी सीधा हो गया। तीसरी रील आते आते उनके कंधे मुझसे टकराने लगे और वो मुझे मेरी एक तरह से छेड़खानी, एक खिंचाई भी करने लगे। हाँ, ये वो एक मोहब्बत का सा वातावरण पैदा होना शुरू हो गया। जबकि पहली रील शुरू होने से पहले जब मैं बैठा था तो मैं बार बार अपने अंदर ही अंदर कह रहा था, मैं इस आदमी के साथ काम ही नहीं कर सकता। जो आदमी इतना खड़ू है, कि इसका भाव देखो, ये सब देखो, मैं आई वॉज कम्प्लीटली पुट ऑफ एंड आई वॉज श्योर इन माई माइंड दैट ही मे एक्सेप्ट बट आई विल नॉट एक्सेप्ट हिम, आई कांट वर्क विद हिम। सेकेंड रील आते आते जो हमारा पोस्चर था वो चेंज हुआ। थर्ड रील आते आते हम ऑलमोस्ट लाइक फ्रेंड्स हो गए एंड फोर्थ रील तक तो वी हैड already developed a kind of a warm relationship and it happened automatically from his side and I responded to it because I think he liked my film. He could see कि फिल्म की जो सीरत है, उसका जो आत्मा है वो क्या है। And then Mangesh ji not only accepted the film, he threw himself into this. छोटी छोटी चीजें वो बड़े मन से करते थे and you will be amazed if you see his pictures. His mixing console was such a ancient mixing console. शायद मेरा ख्याल है 8 ट्रैक का था, नहीं पहले 4 का था, फिर 8 ट्रैक का, दैट्स ऑल। वो उसी में ड्रामा करते थे, उसी में कुछ ना कुछ करते थे, जादू करते थे। एंड पीपल यूज टू वेट इन द क्यू फॉर देयर टर्न व्हेन ही विल एक्सेप्ट देयर फिल्म। और ये फेमस था, एवरीबडी न्यू दैट if Mangesh Desai accepts your film, then you have to adjust your release dates according to Mangesh Desai's convenience. कि वो जब डेट देंगे, कब तक पूरी करेंगे, तो आप अपनी रिलीज आपने अगर फिक्स भी कर लिए तो चेंज करते थे। और नॉट ओनली दिस, कमाल करते थे मंगेश देसाई। वो जब वो किसी पिक्चर में अपने को, when he used to throw himself into it, he used to get really immersed. I still remember एक रील की बात मुझे याद आ गई। मेरी इंटरवल वाली रील थी, मतलब छोटी रील थी, उसके बाद में इंटरवल होना था। सिर्फ 400-500 फीट की रील थी, विच मीन्स अबाउट 5 मिनट्स। तो हम चले गए, उसकी मिक्सिंग हो गई, बहुत टाइम लगा, यानी उस रील में शायद 2 दिन लग गए, छोटी रील होते हुए भी, क्योंकि आमतौर पर एक रील 1000 फीट की होती थी। तो हम चले गए और ठीक काम हुआ, अच्छा काम हुआ। और सुबह 9 बजे आना था, तो 9 बजे मैं जल्दी जल्दी, वो इनका जो था परेल में था और मैं रहता था जुहू में, तो मेरा आदमी था नरेंद्र, तो हम तैयार होकर के जल्दी जल्दी जाते थे परेल। तो मैं जब नहा रहा था सुबह, शावर लेते लेते मुझे लगा कि ये आदमी आज फिर चेंज करेगा। फिर ऐसा मुझे क्यों लगा, बस ऐसा लगा कि मंगेश देसाई कुछ करने वाले हैं अगेन आज, क्योंकि पहले दिन, उससे पहले दिन उन्होंने 2-3 दफे रील को मिक्स किया था और रीमिक्स किया था। तो जब हम बैठ गए, मैं नहा धोकर तैयार होकर नाश्ता करके गाड़ी में बैठ गया, नरेंद्र और मैं चल रहे थे। तो रास्ते में मैंने कहा नरेंद्र से, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि आदमी आज फिर इस रील को फिर पकड़ेगा, जो कि एक तरह से पूरी हो चुकी है उसकी मिक्सिंग। हम गए और थोड़े लेट हो गए, तो उन्होंने जाते ही मेरी खिंचाई की, पहले क्या भाई लेट आया है, रात तूने मस्ती की होगी, इसलिए लेट हो गया। क्योंकि अब वो मेरे मित्र हो चुके थे, मुझे इस तरह की एक छीटाकशी भी करते रहते थे। बुजुर्ग थे, मुझसे काफ़ी बड़े थे, मैं बहुत यंग था तब। तो हाँ, ये रहा होगा इसलिए लेट हो गया आज।
चल आ जा। और जैसे ही मैं नज़दीक आके बैठने वाला था तो एकदम रोक के वो बोले, यार विनोद एक आइडिया आया है, इस रील को फिर से मिक्स करते हैं यार। मैंने नरेंद्र की तरफ देखा, नरेंद्र मैं क्या कह रहा था तुझे कि दिस जेंटलमैन इज गोइंग टू रीमिक्स द रील टुडे आल्सो, एंड ही रीमिक्स द रील अगेन। मतलब वो ये फिक्र नहीं करते थे कि भाई स्टूडियो का टाइम ज़्यादा जा रहा है, उनका टाइम ज़्यादा जा रहा है। वो जब अपने आप को थ्रो कर देते थे किसी क्रिएटिव काम में, थ्रो कर देते थे, एंड ही रीमिक्स्ड इट एंड ही क्रिएटेड मैजिक। दैट्स व्हाई ही यूज्ड टू बी कॉल्ड द मैजिक मैन ऑफ साउंड। एंड पीपल रियली यूज्ड टू वेट। आई स्टिल रिमेंबर, बहुत ही सीनियर प्रोड्यूसर थे हमारे, जे ओम प्रकाश। तो जे एम प्रकाश जी आकर के अंदर आए और इतने सीनियर होते हुए उनकी हिम्मत बैठने की भी नहीं हुई, वो खड़े रहे एक दीवार के सहारे, और यहाँ मंगेश जी सही इस तरह से मिक्सिंग कर रहे हैं, खोए हुए हैं उसमें, और वो वहाँ खड़े हुए हैं। मंगेश जी को मालूम है कि वो आ चुके हैं, पर वो देख नहीं रहे, वो बेचारे खड़े हुए हैं। फिर एक थोड़ी देर बाद मंगेश जी बोले उनसे, जो जी मैं आपसे बात करता हूँ ज़रा इसका ये वो। हाँ हाँ भाई करो, सभी को आके अपना काम कराने का। किसी की ये हिम्मत नहीं होती थी, इतने सीनियर प्रोड्यूसर थे, जे ओम प्रकाश इंडस्ट्री के लीडर थे, उनकी हिम्मत नहीं हुई। वो कहते आपने मुझे टाइम दिया हुआ है। नो, मंगेश जी took his time to devote to my work. You know, this comes out of sheer quest to be wonderful. मैं बहुत ही छोटा नया प्रोड्यूसर डायरेक्टर था। उन्होंने मेरी फिल्म की तारीफ ज़रूर सुनी थी एक बार, फिर की देखी नहीं थी, तो शुरू में वो झिझक थी, दूरी थी, वो उन्होंने पाट ली। आई स्टिल रिमेंबर कि ये नज़दीकियाँ की एक रील, जो कि शायद ट्रेलर की रील थी, उसे रीमिक्स करना था। तो हमने उनसे टाइम मांगा, उन्होंने दे दिया और रीमिक्स हो गई। और अब मैंने, क्योंकि पहले हो चुकी थी वो रील पूरी, तो मैंने मोहम्मद शफी को भेजा ये पूछने के लिए कि मंगेश जी क्या देना है इसका, बिकॉज आफ्टर ऑल स्टूडियो टाइम हैज़ गॉन, हिज टाइम हैज़ गॉन अगेन। तो उन्होंने मोहम्मद शफी को कहा कि जाके उससे कहना कि अगर ऐसी बातें करेगा तो स्टूडियो में घुसने नहीं दूंगा, वो मुझे पैसे देगा दूसरा काम दोबारा करने के लिए। आई हैव डन इट आउट ऑफ लव, तो कह देना उससे आगे से कभी कोशिश भी ना करे फिर से पैसे देने की। ये थे मंगेश देसाई। ऐसे ही मेरी फिल्म एक बार फिर, और ये नज़दीकियाँ के म्यूजिक डायरेक्टर थे रघुनाथ सेठ। रघुनाथ सेठ फॉर क्रिएटिंग द वंडरफुल बैकग्राउंड म्यूजिक ऑफ एक बार फिर, इट्स अमेजिंग। उन्होंने मेरे गाने तो कर दिए थे, मैं आया था यूके से, आया लंदन से यहाँ पर, तो 5 गाने उन्होंने एक 7-8-10 दिन में कर दिए पूरे। और कमाल, उस ज़माने में आप लोग शायद चौंक जाएंगे, करीब 25,000 रुपये में 5 गाने हो गए थे। अब बहुत खूबसूरत गाने हुए एक बार फिर के। लेकिन जब बैकग्राउंड म्यूज़िक की बात आई तो क्या करें, दिमाग में वही था जो ज़्यादातर फिल्मों वाले करते थे। क्या करते थे जो छोटे फिल्म वाले, कि वो लाइब्रेरी का म्यूज़िक पैसे दे के ले लेते थे, उसको सप्लाई करने वाले, बैकग्राउंड म्यूज़िक को सप्लाई करने वाले लोग होते थे, उससे काम चलाते थे। मेरे दिमाग में भी यही था कि मैं शायद ढूंढ के ऐसा म्यूज़िक यूके में ही लाइब्रेरी से ले लूँगा, क्योंकि उसकी एडिटिंग तो लंदन में हो रही थी मेरे एडिटिंग रूम में। तो रघुनाथ सेठ ने मुझे रिक्वेस्ट की कि विनोद जी आपके बस पैसे मेरे आने जाने के लगेंगे, वो कर लीजिए, लेट मी हैंडल दिस। मैं आऊँगा, मैं बहुत अच्छे नोट्स लूँगा और लौट के आके यहाँ पे करके दिखाऊँगा आपको, मैं कमाल कर दूँगा आपके लिए। मैं यहाँ जो हमारे म्यूजिशियंस करेंगे वो ओरिजिनल म्यूज़िक होगा। तो मेरी प्रार्थना है आपसे कि इतना और कर लीजिए, मुझे बुला लीजिए, मैं बस 2-4 दिन के लिए आऊँगा, सारा काम करके नोट्स बना के वापस आ जाऊँगा, फिर आपको टेप भेज दूँगा बिल्कुल आपकी। तो मुझे अजीब भी लगा, ये कैसे हो सकता है कि ये यहाँ रिकॉर्ड करेंगे और वो जा कर के फिर सिंक हो जाएगा। और वही हुआ। 3 दिन तक लंदन में सुबह से लेकर शाम तक रघुनाथ सेठ और मैं, मेरे एडिटिंग रूम में एक छोटी मशीन होती थी जिसे पिक्सिंग कहते थे, उस पर रील चलाते थे और रघुनाथ सेठ उसके नोट्स बनाते थे, सोचते थे क्या करना है क्या नहीं। पूरी पिक्चर उन्होंने 2-3 दफ़े देख ली थी, बिल्कुल जहन में जज्ब हो चुकी थी, उसकी आत्मा वो पहले ही
समझते थे कि उन्होंने स्क्रिप्ट भी डिटेल में पढ़ी थी, तो वो सारे नोट्स बनाकर फुट टू फुट, फ्रेम टू फ्रेम सब बना के इंडिया वापस आ गए। और मैं नहीं आया, उन्होंने म्यूजिक कंपोज किया बैकग्राउंड का, और बिल्कुल आत्मा वाला म्यूजिक, द बैकग्राउंड म्यूजिक ऑफ एक बार फिर इज द विनर थिंग, वो रिकॉर्ड किया और बिल्कुल नपे तुले तौर पे किया। जहां तक जाना है वहीं तक म्यूजिक, जहां साइलेंस है वो साइलेंस, और वो जाकर के जैसे एक व्यक्ति को उसके साइज की शर्ट पहना दी जाती है, पतलून पहना दी जाती है, बिल्कुल उस तरह से उन्होंने वो म्यूजिक जाकर फिट हो गया। इस तन्मयता के साथ, इस सिंसियरिटी के साथ, इस खूबसूरती, इतने मन के साथ रघुनाथ सेठ ने मेरी फिल्म एक बार फिर का म्यूजिक किया। सेकंड फिल्म तो खैर ये नज़दीक है, यहाँ पर आसानी से होनी ही थी, क्योंकि मैं भी यहाँ बॉम्बे अब वापस आ चुका था लंदन से, यहीं रहने लगा था, तो वो तो अच्छी तरह से हो ही गई। उसमें एक गाना तो कमाल किया रघुनाथ जी ने, जो उसका टाइटल सॉन्ग था ये नज़दीकियाँ, वो मैं खुद लिख रहा था, उसकी जिम्मेदारी मैंने खुद ले ली थी, पर मैं आखिर तक लिख नहीं पा रहा था। रघुनाथ जी ने स्टूडियो बुक कर लिया, अब क्या करें, और मैं लोकेशन देखने जा रहा था, मुझे याद है, और लोकेशन से मैं जिस दिन लौटने वाला था उसी दिन रिकॉर्डिंग होनी थी। तो हम चले गए लोकेशन देखने महाबलेश्वर, वहाँ पर रात में ठहरे और सुबह हम वापस आ रहे हैं, तब तक गाना नहीं लिखा गया था। और मोहम्मद शफी जो उस टैक्सी में मेरे साथ थे, वो पीछे पड़ गए, क्या कर रहे हो विनोद, जाके दोपहर के बाद अपना गाना रिकॉर्ड होना है यार, सब इंतजाम हो गया है, रघुनाथ जी का फ़ोन आया था। तो कुछ ऐसा जादू सा हो जाता है कभी कभी। टैक्सी में वापस आते आते एक लिफाफा था जिसके अंदर कोई चेक था शायद, उसी लिफाफे को लेकर कुछ बात आ गई और मैं उल्टे टेढ़े अक्षरों से लिखना शुरू कर दिया, और बॉम्बे वापस आते आते वो गाना मैंने पूरा लिख लिया। और दोपहर के बाद उसकी रिकॉर्डिंग थी, सीधे रिकॉर्डिंग रूम में गए और रघुनाथ सेठ जी ने उस गाने में जादू कर दिया। वो गाना टाइटल सॉन्ग था एक तरह से, ये नज़दीकियाँ, और उस गाने को बहुत लाइक किया जाता है, कई बार वो शेयर हुआ है यूट्यूब पर। आज का जो जर्नी का ये एपिसोड है, ये मैं इस क्वेस्ट के बारे में ही रखना चाहता था, जो मैंने बहुतों में देखी, और ख़ासतौर पर जी कराया इन दो सीनियर साथियों को एक तरह का अभिवादन करने के लिए, क्योंकि दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं, पर इन्होंने मुझे कितनी खूबसूरत क्रिएटिविटी मुझे दी है, जिससे मेरी खुद की फिल्में एक तरह से इमॉर्टल हो गई हैं। थैंक यू वेरी मच रघुनाथ जी, थैंक यू वेरी मच मंगेश देसाई जी, आई एम इंडेटेड।